नमस्कार हमारे प्यारे मित्रों, मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज। आज आपको बुद्धि के संबंध में बताएंगे। बुद्धि क्या है, बुद्धि की परिभाषाएं और बुद्धि के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, उनको बारे में बताएंगे और बुद्धि की विशेषताएं क्या होती हैं। तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है और टीटी, सुपर टीटी और सीटेट आदि में आएंगे ही। इसके अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, जो अन्य प्रदेशों की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, वहाँ भी आते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा और नोट्स बनाइएगा। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि बुद्धि क्या है। तो इस प्रश्न के संबंध में मनोवैज्ञानिकों में बहुत मतभेद है। बुद्धि के स्वरूप का वर्णन विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विचारों के अनुसार किया है। अतः मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाओं का अध्ययन करके ही हम बुद्धि के स्वरूप को समझ सकते हैं। तो बुद्धि की जब बात करते हैं तो बुद्धि का जो सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में किया था। और ये फ्रांसिस गाल्टन जो है इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ये मनोवैज्ञानिक भी थे और जीव वैज्ञानिक भी थे। इन्होंने आनुवंशिकता पर बहुत सारे कार्य किए। और इसके बाद जो सर्वप्रथम कैटल ने 1890 ने मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें बुद्धि के बारे में उन्होंने कुछ लिखा है। अगला क्वेश्चन आता है बुद्धि की, जो कई तरीके से मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी हैं। तो सबसे पहले जो परिभाषा आती है, बुद्धि समायोजन करने की योग्यता के रूप में या संबंध में। तो सबसे पहले काल्विन महोदय की परिभाषा है। काल्विन ने कहा था बुद्धि वातावरण के साथ समायोजन की योग्यता है। याद रखिएगा, एक परिभाषा आती है, चाहे सुपर टेट में आए चाहे टेट में आए, ठीक है ना। और इसके अलावा इससे पीडियोलॉजी से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, तो पहला बताया काल्विन के अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ समायोजन की योग्यता है। दूसरा है स्टर्न के अनुसार। स्टर्न ने कहा था बुद्धि जीवन की नई परिस्थितियों के अनुरूप सामान्य योग्यता है। अगला है बट के अनुसार। बट ने कहा था बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन की जन्मजात क्षमता। उन्होंने कहा था बट जो है कि बुद्धि जो है, आप कहीं नई परिस्थितियों में जाते हैं तो आप समायोजन कर लेते हैं, ये जन्मजात क्षमता है। क्रूज महोदय के अनुसार है कि बुद्धि नई तथा विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में समुचित रूप से समायोजन करने की योग्यता है। तो इस प्रकार से ये चार परिभाषाएं जो है समायोजन के संबंध में। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि जो है सीखने की योग्यता रूप में मनोवैज्ञानिकों ने कहा है। तो सबसे पहले में बकिंघम आते हैं। उन्हें कहा था बुद्धि सीखने की योग्यता है। ये याद रखना, सीधे बकिंघम ने। गाल्टन के अनुसार कहा था बुद्धि पहचानने तथा सीखने की क्षमता है। ध्यान रखिए, इसमें पहचानने और सीखना। डेयरबॉर्न के अनुसार कहा था बुद्धि सीखने की क्षमता तथा अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है। अब तीसरा है पॉइंट्स अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में। अमूर्त चिंतन में किसकी मनोवैज्ञानिकों ने कहा है, तो ध्यान रखिएगा बुद्धि के बारे में बहुत कई बार आ चुका है अमूर्त चिंतन की योग्यता। अमूर्त क्या होता है? मूर्त जिसको आप देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उसे मूर्त रूप कहते हैं। और जिसको आपने नहीं देखा है, कभी नहीं जाना है, छुआ नहीं है, तो वो अमूर्त कहलाता है। जैसे आप किताब पढ़ते हैं तो किताब क्या है? किताब देखते हैं तो मूर्त रूप में है। और किताब में जो ज्ञान है, ज्ञान क्या है? अमूर्त रूप। ज्ञान से आपको क्या मिलती है? बुद्धि। बुद्धि, तो बुद्धि क्या है? यहाँ पर बुद्धि अमूर्त है, आपको दिखती नहीं, केवल आप उसे अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस संबंध में विनय ने सबसे पहले कहा था बुद्धि बोध पर आधारित खोज परकता, जो उचित ढंग से तर्क एवं उचित ढंग से कार्य निर्णय करने से इंगित होती है के रूप में व्यक्त की जाती है। टर्मैन की परिभाषा आई है पेपर में। उन्होंने कहा था व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है जितनी उसमें अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। अर्थात कहने का उन्होंने कहा था बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ये टर्मैन की परिभाषा है, टीटी में, सीटेट में आ चुकी है। अगला क्वेश्चन है विनय के अनुसार समझ, आविष्कार, लक्ष्य एवं आलोचना, इन्हीं चार शब्दों में बुद्धि छिपी है। अगला पॉइंट है समस्या समाधान की योग्यता के रूप में बुद्धि। तो इसमें रायबर ने कहा है कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्या समाधान में एवं उद्देश्यों की प्राप्ति में क्षमता प्रदान करती है। बहुत अच्छी परिभाषा है। अगला है मैकडूगल के अनुसार। मैकडूगल ने कहा बुद्धि जन्मजात प्रवृत्ति को अतीत के अनुभव
के प्रकाश में सुधारने की योग्यता है। थॉर्नडाइक के अनुसार है वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया की योग्यता ही बुद्धि है। गैरेट ने कहा था बुद्धि ऐसी समस्याओं को हल करने की योग्यता है जिसमें ज्ञान और प्रतीक के प्रयोग की आवश्यकता हो, जैसे शब्द, अंक, रेखाचित, समीकरण और सूत्र। तो ये गैरेट के अनुसार। अगला है 5वां पॉइंट था मानसिक क्षमताओं के रूप में बुद्धि। तो ये वेसलर ने कहा कि बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने और वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है। अगली परिभाषा स्टुअर्ट की बहुत बड़ी परिभाषा है और व्यापक परिभाषा है, लेकिन बहुत अच्छी परिभाषा है। उन्होंने कहा था बुद्धि कठिनता, अमूर्तता, जटिलता, मितव्यता, लक्ष्य की अनुकूलता, सामाजिक मूल व मौलिकता की उत्पत्ति से युक्त क्रियाओं को करने तथा शक्ति की एकाग्रता तथा संवेगात्मक दबावों का प्रतिरोध करने की आवश्यकता वाली परिस्थितियों में इन क्रियाओं को बनाए रखने की योग्यता है। तो इस परिभाषा में सारी बातें लगभग आ जाती हैं। इसको एक दो बार ध्यान से देख लीजिएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं और हैं छोटी छोटी, जैसे वुडवर्थ ने कहा था। वुडवर्थ ने बुद्धि को कार्य करने की विधि कहा है या बुद्धि को कार्य करने की योग्यता कहा है। वुडरो के अनुसार बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की सामान्य योग्यताओं का नाम ही बुद्धि है। एबिंगहम के अनुसार बुद्धि विभिन्न भागों को मिलाने वाली शक्ति है। और मन के अनुसार है नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता को ही बुद्धि कहते हैं। और ये लास्ट परिभाषा स्टाउट के अनुसार सतर्क रहने की शक्ति का नाम ही बुद्धि है। तो इस प्रकार से बुद्धि की परिभाषाएं, इनको आप अगर 2-3 बार ध्यान से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। अगली बात आती है बुद्धि। तो इन सब परिभाषाओं से बुद्धि की विशेषताएं क्या होती हैं, बुद्धि क्या है, इससे ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। तो मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई विभिन्न परिभाषाओं के विश्लेषण से बुद्धि की निम्नलिखित विशेषताएं कही जा सकती है, अर्थात जितनी सारी परिभाषाएं उनका निचोड़ है। तो पहला पॉइंट आया कि बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है, ये वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। अर्थात उन्होंने कहा कि बुद्धि जो है हमें जन्म से मिलती है और हमारे वंश से प्राप्त होती है। बुद्धि सीखने की क्षमता है, इससे जितनी ज़्यादा बुद्धि होगी उतना ज़्यादा हम सीखेंगे। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता मतलब जो हम चीज़ नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं, तो ये अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि अतीत के अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता। आपने पुराने जो कार्य किए हैं उससे आप लाभ उठा सकते हैं, उसको आप सोच सकते हैं। विभिन्न योग्यताओं का समूह बुद्धि है, कई सारी आपके अंदर योग्यताएं आ सकती हैं। बुद्धि सभी प्रकार की विशिष्ट योग्यताओं का निचोड़ या सार है। बुद्धि द्वारा अर्जित ज्ञान का नई परिस्थितियों में उपयोग किया जा सकता है। बुद्धि ज्ञान और अन्वेषण की जननी है, अभी बताया आपको। तो जितना आप ज्ञान और अन्वेषण है बुद्धि के द्वारा हो सकता है। बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है। बुद्धि बहुमुखी क्षमता है जो हर क्षेत्र में अवश्य होती है। बुद्धि किसी समस्या को समझने और समाधान करने की योग्यता है। बुद्धि में आत्मनिरीक्षण की शक्ति होती है। व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों और विचारों का आलोचना बुद्धि स्वयं करती है। बुद्धि तर्क, निर्णय एवं चिंतन की क्षमता को प्रभावित करती है। बुद्धि वातावरण में सामंजस्य की योग्यता है। बुद्धि संबंधों को समझने की योग्यता रखती है। बुद्धि भेद के कारण बुद्धि में अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से 16 पॉइंट्स थे, विशेषताएं हैं, इसी से परिभाषाएं बन जाती हैं और इसी से सब कुछ है। तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा और 2-3 बार दिमाग में पढ़ लीजिएगा। अब बुद्धि को कौन कौन से ऐसे फैक्टर से जो प्रभावित करते हैं, कारक कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला वंशानुक्रम यहाँ पर आता है। वंशानुक्रम मतलब जितने ज़्यादा आपके जो है पारिवारिक माता पिता, बाबा दादी, नाना नानी जितने ज़्यादा अच्छे बुद्धिमान होंगे उतने ज़्यादा आपके अंदर बुद्धि आने की संभावनाएं रहती है। लेकिन इसको ज़्यादा नहीं माना गया। सबसे ज़्यादा जो माना गया वातावरण को। दूसरा वातावरण, जिस वातावरण में जिस प्रकार से आप रहेंगे उसी प्रकार से आपको ढल जाएगा। तीसरा आयु, जितनी अच्छी आप धीरे धीरे आयु 16 से 20 साल तक आयु बढ़ती है। अपने भारत में 25 साल तक बुद्धि बढ़ती है। तो जैसे जैसे आप आयु आएंगे आप में बुद्धि बढ़ेगी, आपकी समझ बढ़ेगी। प्रजाति, भिन्न भिन्न प्रजातियों में भिन्न भिन्न आयु होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा सामान्य वर्ग, प्रतिभाशाली वर्ग, है ना, और
मंद बुद्धि बालक। तो इस प्रकार के भिन्न भिन्न आयु में भिन्न भिन्न बुद्धि लब्धि होती है। सब लिंग भेद के कारण भी थोड़ी थोड़ी, वैसे ज्यादा माना नहीं गया है लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। स्वास्थ्य में भी अगर आप स्वास्थ्य खराब है तो आपकी बुद्धि कमजोर होती जाती है, सोचने की क्षमता कमजोर हो जाती है। जितना अच्छा आपका स्वास्थ्य होगा, इसीलिए अरस्तु ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, अर्थात जितने अच्छे आप स्वस्थ रहेंगे उतनी आपकी बुद्धि कार्य करेगी। अब आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार टीटी में सुपर टीटी में आया है, बुद्धि के प्रकार क्या होते हैं। पिछली बार आप पेपर यूपी टीटी देखिए, इसमें कई प्रकार से आए। तो बुद्धि के प्रकार की बात करते हैं तो मनोवैज्ञानिक इसमें दो थे आपके, थॉर्नडाइक और कैटल। तो इन्होंने सबसे पहले हम बात करते हैं थॉर्नडाइक की। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कई शक्तियों का समूह माना है। इस आधार पर उन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। मूर्त बुद्धि, थॉर्नडाइक ने पहले अमूर्त बुद्धि बताया, सामाजिक बुद्धि बताया, गामक या यांत्रिक बुद्धि। तो गामक या यांत्रिक बुद्धि को ही उन्होंने मूर्त बुद्धि कहा था। तो हम सबसे पहले मूर्त बुद्धि लेते हैं, इसी को उन्होंने गामक बुद्धि कहा, यांत्रिक बुद्धि कहा। तो मूर्त बुद्धि से तात्पर्य है वैसी, मूर्त मतलब क्या है, आप जिसको देखते हैं, जो चीज कर लेते हैं, तो उसे मूर्त बुद्धि कहते हैं। जैसे हमने मूर्ति देखी, तो मूर्ति ने भगवान की मूर्ति देखी, किसी हमारी देखी, तो हम लोग क्या है, मूर्त साकार रूप में। तो जिसका आकार ना हो तो वो अमूर्त हो जाता है, ठीक है। तो मूर्त रूप क्या होता है, तो मूर्त बुद्धि से तात्पर्य है वैश्विक मानसिक क्षमता से होता है, जिसके सहारे व्यक्ति मूर्त या ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है, उसके बारे में सोचता है, अपनी इच्छा एवं आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन लाकर उन्हें उपयोगी बनाता है। जिन व्यक्तियों में ये बुद्धि होती है वे लोग यांत्रिक कार्य करने में अधिक रुचि लेते हैं। ऐसे व्यक्ति भौतिक पदार्थों के सहयोग से कुछ न कुछ बनाते रहते हैं, अर्थात मतलब जो प्रकृति में चीजें पाई गई हैं, जो घर के आसपास हैं, यंत्रवत होते हैं, कुछ न कुछ आविष्कार करते रहते हैं। इस बुद्धि का पता बालक में आरंभिक काल में ही पता चल जाता है। जैसे बालक घड़ी और खिलौने आज के कल पुर्जों को निकाल कर कुछ ठीक करने लगता है, कुछ करने लगता है। तो इस प्रकार से ये जो है, ऐसे बालक जो होते हैं आगे चलकर कुशल कारीगर, मिस्त्री, इंजीनियर आदि बनते हैं। और यांत्रिक बुद्धि वाले बालक खेल कूद अन्य शारीरिक कार्यों में भी कुशल होते हैं। तो इस प्रकार जो मूर्त बुद्धि वाले हैं, जो है कार्य करते हैं, इंजीनियर बनते हैं, मिस्त्री बनते हैं, कुछ न कुछ एक्टिविटी करते हैं, क्रिया कर लेते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि अमूर्त विषयों के बारे में चिंतन करने की क्षमता है, अर्थात जिसको आपने नहीं देखा है, नहीं जाना है, उसके बारे में सोचने की क्षमता है। अमूर्त बुद्धि ज्ञानोपार्जन के प्रति रुचि रुझान, पढ़ने लिखने से संबंधित, पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने से संबंधित, शब्दों व प्रतीकों के रूप में उपस्थित समस्याओं को हल करने में प्रकट होती है। गणित के सूत्र, दर्शन शास्त्र एवं तर्कशास्त्र के विषयों को समझने में, साहित्य रचनाओं की सौंदर्यानुभूति में यही बुद्धि कार्य करती है। शैक्षिक दृष्टि से अमूर्त बुद्धि ही ज्ञानोपार्जन में सहायता करती है। ध्यान रखिए, आप जो भी आप सीखते हैं सब अमूर्त बुद्धि के द्वारा। आपको केवल बोला जाता है, आपने देखा नहीं, लेकिन आप दिमाग में उसको रखते हैं, तो ये अमूर्त बुद्धि कहलाती है। जिन मनुष्यों में इस बुद्धि का अधिक होता है वे कवि, साहित्यकार, दार्शनिक, कलाकार या उच्च कोटि के वकील आदि बनने की प्रवृत्ति रखते हैं। ऐसे मनुष्य ज्यादा विचारशील होते हैं। तीसरा आता है सामाजिक बुद्धि की बात करते हैं। तो इस बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूलन की योग्यता से है, जिसकी सहायता से व्यक्ति अपने को समाज में अनुकूल करके व्यवस्थित कर लेता है। जिन व्यक्तियों में ये बुद्धि होती है वो व्यक्तियों को समझने तथा सामाजिक संबंधों को कायम रखने में सफल होते हैं। सामाजिक बुद्धि के फलस्वरूप व्यक्ति दूसरों को अपने व्यवहार से प्रभावित कर लेता है। इस प्रकार का व्यक्ति प्रसन्न, मिलनसार तथा सामाजिक कार्यों में रुचि लेता है। इसमें प्रमुख व्यवसायी लोग होते हैं, जितने सारे व्यापारी हैं वो बड़े मीठी मीठी बातें करते लोगों को फंसा लेते हैं। कूटनीतिक होते हैं, जो नेता होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। तो जो समाज के साथ रहता है वो समाज को अच्छी से समझता है, तो वो सामाजिक बुद्धि कहलाता है। इसी को गैरेट महोदय ने भी बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामुदायिक बुद्धि। तो मूर्त बुद्धि इन्होंने बताया था और थॉर्नडाइक ने मूर्त की जगह गामक और यांत्रिक का प्रयोग किया था। तो इस प्रकार से ये तुम्हारे बुद्धि के प्रकार हुए, बुद्धि की विशेषताएं और बुद्धि की परिभाषाएं, इनको आप पढ़िए, याद कर लीजिए। अब आता है बुद्धि के सिद्धांत।
तो बुद्धि के सिद्धांत आपको हमने बहुत बढ़िया सब बताए हैं, आप हमारे पिछले यूट्यूब में जाकर पढ़ सकते हैं, जिनके मनोवैज्ञानिकों के नाम हैं, और कुछ जो है आपके कोर्स में उनको हम जल्दी जल्दी से बता रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है बुद्धि के जो सिद्धांतों में एक सत्तात्मक सिद्धांत आता है। इसे एक खंड या एक कारक सिद्धांत भी कहते हैं। इसके समर्थक विनय, टर्मन व स्टर्न है। इनके अनुसार बुद्धि एक इकाई है और संपूर्ण बुद्धि एक समय में सक्रिय होकर एक ही प्रकार का कार्य करती है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि शक्तिशाली सामाजिक शक्ति है जो सभी मानसिक योग्यताओं पर शासन करती है। परंतु ये सिद्धांत क्या हुआ, ये दोषपूर्ण माना गया, इस सभी ने इसको नकार दिया कि एक बुद्धि नहीं होती। तो इस प्रकार से ये आपका एक फैक्टर या एक कारक की सिद्धांत कहलाता है। अब देखिए क्वेश्चन, अब आता है द्विखंड या द्वितत्व सिद्धांत या द्विकारकीय सिद्धांत। इसके समर्थक मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को दो तत्वों ने कहा, बौद्धिक जो है योग्यताओं को दो वर्गों में बांटा। इन्होंने कहा एक सामान्य तत्व होता है बुद्धि में या सामान्य योग्यता होती है जिसे जनरल एबिलिटी या जी फैक्टर कहते हैं। दूसरा का विशेष तत्व या योग्यता होती है जिसे स्पेसिफिक फैक्टर या स्पेसिफिक एबिलिटी या एस फैक्टर कहते हैं। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि दो प्रकार की शक्तियों का योग है। सामान्य योग्यता व्यक्ति को सभी प्रकार के कार्यों में सहायता करती है। जो विशेष योग्यता वाले व्यक्ति होते हैं विशिष्ट कार्यों को करने में सहायता देती है। जैसे कोई संगीत या कला में प्रवीण होता है तो कोई गणित या विज्ञान में। तो विशेष कार्य के लिए एस फैक्टर और सामान्य कार्यों के लिए जी फैक्टर होता है। जी फैक्टर सभी में पाया जाता है और एस फैक्टर स्पेसिफिक व्यक्तियों में, विशेष व्यक्तियों में पाया जाता है। तो जो एस फैक्टर है स्पेशल व्यक्तियों में, विशेष व्यक्तियों में पाया जाता है, लेकिन जी अलग है, एस अलग है। तो जिस व्यक्ति में जी फैक्टर ज्यादा होता है वो अन्य से अधिक ज्यादा सफल प्राप्त करता है। मतलब जनरल फैक्टर सबके पास ज्यादा होना चाहिए, स्पेसिफिक फैक्टर एक किसी विशेष फील्ड में होता है। नेक्स्ट आता है त्रिखंड सिद्धांत, थ्री फैक्टर थ्योरी। इसको जीएस, तो यहाँ पर क्या देखिए चित्र में, तो बीच में जो दिखाया, इस सिद्धांत से स्पीयरमैन ने बुद्धि के जी और एस तत्वों के साथ एक सामूहिक खंड और जोड़ दिया। इसके अनुसार बुद्धि परीक्षा में तीन तत्वांशों की आवश्यकता होती है, एक सामान्य बुद्धि, दूसरा विशिष्ट बुद्धि और तीसरा भाषा या स्थानात्मक ज्ञान की महत्ता को उन्होंने जोड़ दिया। तो ये समान भी नहीं बन पाया। अब आता है बहुतत्व सिद्धांत या असत्तात्मक सिद्धांत, मल्टी फैक्टर्स एनर्जी थ्योरी। इसके प्रतिपादक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक है। इनके अनुसार बुद्धि कई प्रकार की शक्तियों का एक समूह है और इन विभिन्न प्रकार की शक्तियों में किसी भी प्रकार की समानता आवश्यक नहीं है। थॉर्नडाइक बुद्धि के समान तत्वों को नहीं मानते। उनके अनुसार सभी मनुष्यों में बुद्धि विशेष होती है। यदि किसी में एक विषय की योग्यता है तो उसमें उसके दूसरे विषय की योग्यता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के तीन भागों में बांटा, सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त योग्यता। उन्होंने कहा था कि एक अगर कोई बुद्धि स्पेसिफिक दिखा रहा है तो हम दूसरे बुद्धि का अनुमान नहीं लगा सकते, हो सकता है उसके बाद दूसरी बुद्धि भी होती है, कहने का तात्पर्य। तीसरा है बहुमानसिक योग्यता या समूह कारक। तो इसके प्रतिपादक जो है थर्स्टन और कैली। इनके अनुसार बुद्धि थोड़ी या 9 मानसिक योग्यताओं के समूह से बनती है। तो कैली के अनुसार 9 मानसिक योग्यताएं हैं। सबसे पहले सामाजिक योग्यता, वाचिक योग्यता, सांख्यिक योग्यता, क्रियात्मक योग्यता, शारीरिक क्षमता, यांत्रिक योग्यता, संगीतात्मक योग्यता, रुचि और स्थानिक संबंधों के साथ व्यवहार करने की योग्यता। इस प्रकार की कैली के 9 हैं और थर्स्टन ने 7 मानसिक योग्यताओं को समूह माना। तो आपको याद रखना है किसने कितने दिया है, ज्यादा आपको भीतर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप एक बार जरूर इसको ध्यान से देखें। जैसे इन्होंने सांख्यिक योग्यता कहा, नंबर एबिलिटी कहा, शाब्दिक योग्यता, वर्बल एबिलिटी कहा, स्थान संबंधी योग्यता, स्पेटियल एबिलिटी कहा, शब्द प्रवाह योग्यता, वाचिक एवं तार्किक योग्यता, स्मृति संबंधी योग्यता, प्रत्यक्ष संबंधी योग्यता। इस प्रकार से इन्होंने जो है 7 शब्दों को लिया और उसकी इस प्रकार से इन्होंने एक सूत्र बना दिए, N+V+S W+R+M+P। इस प्रकार से इन्होंने बताया। तो सभी का एक दूसरे से संबंधित होती हैं। अगला पॉइंट आता है वर्ग घटक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत। इसके प्रतिपादक जो स्कॉटलैंड के मनोवैज्ञानिक जी थॉमसन है। इनके अनुसार विशिष्ट योग्यताओं का वर्ग या समूह होता है। एक ही वर्ग या समूह की योग्यताओं में परस्पर समानता होती है। जैसे साहित्यिक योग्यता के समूह के अंतर्गत
कविता, कहानी, उपन्यास, निबंधन आदि में परस्पर संबंध रहेगा, किंतु इन योग्यताओं का विज्ञान के समूह की योग्यताओं से कोई संबंध न होगा। नेक्स्ट है क्रमिक योग्यताओं महत्व का सिद्धांत। तो इसके समर्थक सिरिल बर्ट और बर्नन है। इन्होंने मानसिक योग्यताओं को क्रमिक महत्व दिया और 4 स्तर बताए। सबसे पहला सामान्य मानसिक योग्यता और दूसरा सामान्य मानसिक योग्यता उन्होंने 2 भाग कर दिए, क्रियात्मक यांत्रिक और दूसरा शाब्दिक या शैक्षिक। उपयुक्त दोनों स्तर की योग्यताओं का अनेक मानसिक योग्यताओं में विभाजन, जैसे स्मरण, कल्पना, चिंतन, ये सब किया। और चौथा विशेष मानसिक योग्यता। तो इस प्रकार ये क्रमिक महत्व का सिद्धांत था। चौथा कैटल का तरल या ठोस सिद्धांत, इसको CF थ्योरी, FC थ्योरी भी कहते हैं। स्पीयरमैन के द्वारा बताए गए बुद्धि के समान तत्व के ही 2 तत्व कैटल ने बताए। निश्चित बुद्धि का, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का, GF का, और अनिश्चित बुद्धि का, फ्लूइड इंटेलिजेंस थ्योरी, GE का। अनिश्चित बुद्धि के विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, अतः वंशानुक्रम परिवर्तन तथा भेद के कारण भिन्न भिन्न व्यक्तियों के बुद्धि में अंतर होता है। निश्चित बुद्धि के विकास पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, अतः वातावरण या समानता तथा भेद के कारण भिन्न भिन्न व्यक्तियों की बुद्धि में असमानता तथा समानता दिखाई पड़ती है। कैटल ने बुद्धि मापन के लिए संस्कृति स्वतंत्र परीक्षण, याद कर लीजिए, कल्चर फ्री टेस्ट का निर्माण किया था, जिसमें अनिश्चित बुद्धि का ही मापन किया जाता है। और लास्ट आपको बता रहे हैं सम्मिलित बुद्धि, जिसे त्रिविमी मॉडल भी कहते हैं, गिलफोर्ड का यूनिफाइड मॉडल भी कहते हैं। तो इसको हमने बहुत आपके बुद्धि के सिद्धांत आप पढ़ लीजिए, उसमें पूरा बढ़िया ढंग से बताया है। ज़्यादा नहीं बताएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि का एक संरचनात्मक प्रतिमान स्ट्रक्चर इंटेलिजेंस मॉडल होता है। संरचनात्मक प्रतिमान के 3 प्रमुख आयाम होते हैं, जिसके अंतर्गत विभिन्न योग्यताएं आती हैं। पहला आता है संचालन, दूसरा आता है उत्पादन, तीसरा आता है विषय वस्तु। तो इसमें जो है संचालन में 5 योग्यताएं हैं, उत्पादन में 6 योग्यताएं हैं, विषय वस्तु में 4 योग्यताएं हैं। तो इस प्रकार से 4 गुण, 5 गुणते 6 गुणते 4 के गुणनफल से इस 120 योग्यताएं मिलती। तो जो है गिलफोर्ड ने जो है 120 योग्यताओं का समूह माना है। बाद में उसमें परिवर्तन किया है, तो वो आपको हमारे पुराने वीडियो पर देखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपने जल्दी जल्दी से बताया, सुना, समझा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।